वेलकम टू मुस्कान टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3 फेज सप्लाई में फेज डिफरेंस कितना होता है। बहुत सारे लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पे इसका जवाब ना दिया कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया कीजिए। आपको अगर व्हाट्सएप करना है तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, चाहे वो आपका इस वीडियो से संबंधित प्रश्न हो या फिर आपका आउट ऑफ दिस वीडियो, मतलब कि बाहर का भी कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए अपने नाम के साथ। मैं आपके नाम के साथ अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा ताकि आपको व्हाट्सअप नंबर मिल सके जिस पर आप अपना व्हाट्सअप कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर जो होगा वो 120 डिग्री होगा। जितने लोगों ने ये सवाल मतलब कि ऑप्शन मारा है, टिक किया है, उसका जवाब उनका सही है। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर के मान पर पहुँचे क्या कहलाती है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। जो एसी सप्लाई होती है वो इस तरह से रोटेट करती है। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर देखिए दो साइकिलें बनी हुई ए और बी का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक अल्टरनेटिंग करंट जो चल रही है उसके पीछे ये क्या हो रही है, चल रही है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कहलाता है ये लीडिंग या लैगिंग का डिफरेंस कहलाता है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो राशि अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहले पहुंच जाती है वो राशि क्या कहलाती है, लीडिंग राशि कहलाती है। और जो बाद में पहुंचती है अपने मैक्सिमम वैल्यू पर वो क्या कहलाती है, लैगिंग कहलाती है। जैसे ए का क्या बनेगा, ए के लिए अगर हम वोल्टेज का इक्वेशन बनाए तो वो बनेगा Vm sin ओमेगा टी। और अगर बी वेव के लिए जो अगर हम वोल्टेज इक्वेशन बनाए तो इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो Vm sin थीटा माइनस 90 डिग्री बनेगा। यानी कि इसमें जो पीछे चलता है उसको लैगिंग क्वांटिटी, लैगिंग राशि कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो दिया हुआ है लैगिंग, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम और प्रतिबाधा 25 ओम हो तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है कि पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक निकालने का फार्मूला होता है cos फाई इक्वल टू R/Z। इसमें प्रतिरोध दिया हुआ है 15 ओम और प्रतिबाधा दिया हुआ है 25 ओम। सिंपल, आप प्रतिरोध की जगह 15 और प्रतिबाधा की जगह Z यानी कि 25 रख करके और जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.6 ओम। यानी कि जो आपका ये डी नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I इक्वल टू 42.4 साइन 50 पाई टी। औसत मान कितना होगा, एवरेज वैल्यू इसकी निकालनी है। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ, देखिए दिया हुआ है कि I इक्वल टू 42.5 यानी कि ये धारा का समीकरण दिया हुआ है। चूँकि धारा का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है या जो सूत्र होता है वो होता है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसके फॉर्म में दी गई रहती है, किसी भी समीकरण में अगर इस प्रकार का दिया हुआ है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू का मान कितना दिया हुआ है जी, 42.4 वोल्ट। और आपको मालूम है कि अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 2Vm/पाई, या V की जगह पर हम करंट I भी रख सकते हैं तो 2Im/पाई। अब यहाँ पर Im का मान तो दिया हुआ है ना जी, कितना 42.4, 2 का वैल्यू कांस्टेंट है, पाई का मान कितना होता है 3.14। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू का क्या मान निकल के आएगा, 27 एम्पियर। क्लियर हो रही है बात। तो आपको ये फार्मूला धारा का औसत मान वाला और ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सूत्र होता है ये दोनों आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 27 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करने से कौन सी लॉस क्या होती है, कम होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी आर्मेचर के कोर को एडी करंट लॉस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका लेमिनेशन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 पोल वाले वेव बाउंड जनरेटर में आर्मेचर में समानांतर पथ हो यानी कि पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी। तो एक बात ध्यान रखिए और गांठ बांध लीजिए कि जनरेटर में, डीसी जनरेटर में 2 वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथ यानी कि पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। चाहे पोलों की संख्या कितनी भी हो, पैरेलल पाथ कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे। जबकि अगर लैप वाइंडिंग दिया हुआ है, अगर यहाँ पर वेव बाउंड की जगह पे लैप बाउंड कर देगा तो जितने पोल की संख्या होगी उतना ही इसका क्या होगा, पैरेलल पाथ की संख्या होगा। समझ में आ रही है। यानी कि अगर लैप वाइंडिंग रहती तो आपका समांतर पथ की संख्या कितनी हो जाती जी, 4 हो जाती।
लेकिन यहाँ पर वेव वाइंडिंग है तो पैरेलल पाथों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, लेथ मशीन में डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है और वो लगभग 1 ओम के करीब में होता है, मैक्सिमम 1 ओम या 0.5 ओम भी होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1 ओम, तो 1 ओम आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा को क्या मतलब कि ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा को ज्ञात करने का सूत्र होता है IA बराबर IL, यानी कि लोड को जाने वाली धारा प्लस उसके शंट फील्ड को जाने वाली धारा, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है। एक बात गांठ कर बांध करके रख लीजिए कि कभी भी अगर वाइंडिंग के प्रतिरोध द्वारा हानि पूछा हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। ठीक है, और आर्मेचर के या उसके द्वारा पूछे तो वो कौन सी लॉस होती है, वो कोर लॉस होती है। लेकिन वाइंडिंग का पूछा है तो वो क्या हो जाएगा जी, आपका कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का क्या सूत्र है, यानी कि उसके घूमने की दिशा स्पीड ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं। तो ये फार्मूला यूज होता है N=V-IARA/FI। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है। तो स्थिर वोल्टेज जनरेटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है जी, लो होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विरोधी विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र क्या होता है। तो कभी भी विरोधी विद्युत वाहक बल कहिए या जनरेटर का EMF कहिए, दोनों का फार्मूला सेम होता है, EB से प्रदर्शित करते हैं। EB होता है 5ZNP/60, यानी कि बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विरोधी विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिस्टेरिसिस हानि सबसे कम किस पे निर्भर करती है। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होती है वो जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, यानी कि आसपास का जो टेम्परेचर होता है उस पर सबसे कम निर्भर करती है, बाकी इन तीनों पे सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदल सकता है। ठीक है, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदल सकता। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, साथ ही साथ पावर को नहीं कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर 50 kVA का ट्रांसफार्मर है तो इनपुट में भी 50 kVA लेगा, आउटपुट में भी क्या देगा, 50 kVA देगा, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। जबकि इस सीक्वेंस में, इस मतलब कि क्रम में वो वोल्टेज और करंट को क्या करता है, चेंज करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। तो या फिर प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट I1/I2 का रेशियो भी क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है ना, I2/I1 दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। केवल बी और सी ऑप्शन ही क्या होंगे, आपके सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफार्मर में तापमापी का उपयोग, यानी कि टेम्परेचर मीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो टेम्परेचर मीटर का प्रयोग सिंपली किस लिए किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कनेक्ट टू मेन टैंक, और दूसरा दिया कि मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑयल ट्रांसफार्मर। यानी कि देखिए, तापमापी का प्रयोग सिंपली किया जाएगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर को तेल को मापने के लिए, यानी कि बी नंबर क्या हो जाएगा जी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और मेन वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है। तो ये इसका सिंपल जवाब होता है 90 डिग्री पर। और आज का लास्ट सवाल पूछा है कि इनमें से किसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कि और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर शुरू में जुड़ा होता है, बाद में हट जाता है, तो हटाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। लेकिन कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया जाता है, यानी कि जो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के 20 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, समाप्त हो गए। और अब वक्त है एक बहुत ही तेज क्विक रिवीजन करने के लिए, जिसमें कि हम 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा इसमें से आपको कितने क्वेश्चन याद हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक वेरी फास्ट क्विक रिवीजन। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे क्या कहलाती है, तो कहलाती है लैगिंग राशि।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम और प्रतिबाधा 25 ओम हो तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। R/Z फार्मूला से निकालेंगे, इसका मान आ जाएगा कितना 0.6 ओम। अगला क्वेश्चन पूछा कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना दिया हुआ है तो उसका औसत मान कितना होगा। फार्मूला बस आपको याद रखना है कि औसत मान का फार्मूला होता है 2Vm/पाई या 2Im/पाई। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो 27 एम्पियर आएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मत याद कीजिए, आप लोगों को यहाँ पर मतलब कि क्या याद करना है, आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है ना, 2Vm/पाई या 2Im/पाई। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्मेचर कोर के लेमिनेशन करने से कौन सी क्षति कम होती है, तो वो होती है ईडी करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 पोल वाले वेव जनरेटर में आर्मेचर में पैरेलल पथों की संख्या कितनी होती है, तो वेव वाइंडिंग के लिए हमेशा क्या होती है, 2 होती है, चाहे पोलों की संख्या कितनी भी हो। अगला क्वेश्चन पूछा कि लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो वो होता है 1 ओम। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर धारा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो वो होती है IA = IL + ISH, जिसमें IL क्या है, लोड धारा है, और ISH क्या है, शंट फील्ड को जाने वाली धारा है। अगला क्वेश्चन पूछा कि आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है, तो वो होती है आपकी कॉपर लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का क्या सूत्र है, तो होता है N = V - IARA/5। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा कि स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है, तो होता है लो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विरोधी विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र क्या होता है, तो वो होता है P5Zn/60A या 5ZnP, इसी को उल्टा करके मैंने पढ़ दिया /60A। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिस्टेरिसिस हानि सबसे कम किस पर निर्भर करती है, तो वो होती है सराउंडिंग टेम्परेचर यानी चारों तरफ के तापमान पर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, तो फ्रीक्वेंसी और पावर को नहीं बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो N2/N1 कहिए या V2/V1 कहिए या I1/I2 कहिए, I2/I1 नहीं, I1/I2 वो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रांसफार्मर में तापमापी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो तापमापी नाम ही है तापमापी, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाएगा, यानी कि B नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और मेन वाइंडिंग कितने डिग्री में होती है, तो वो होती है 90 डिग्री। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन था कि इनमें से किसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो होता है कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए। आज का हमारा सवाल है कि फ्लड लाइट में किसका उपयोग किया जाता है। फ्लड लाइट यानी कि बहुत अधिक प्रकाश के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपके आर्क लैंप, हेलोजन लैंप, नियॉन लैंप या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है जिसको कि आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आप अपने नाम के साथ अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिसको कि हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को आपके नाम के साथ प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप होगी जिसके का उपयोग आप चाहें तो केवल क्वेश्चन के डाउट को दूर करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।